हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। तो बच्चे, अभी हम लोगों ने क्लास 1 और क्लास 2 तो कर लिया है चैप्टर 15 का। और इसमें काफ़ी कुछ हमने डोमेन के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। और जिन बच्चों ने डोमेन के क्लास 1 और क्लास 2 के क्वेश्चंस कर लिए, अब वो कोई भी क्वेश्चन कर सकते, कोई नया भी क्वेश्चन आएगा तो उनका दिमाग काम करेगा। थोड़ा सा क्रिएटिव तो आपको होना पड़ेगा। अब डोमेन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है चैप्टर 15 का, वो स्टार्ट होता है लेवल कर्व। तो स्टार्ट करें या किसी को कुछ पूछना है? लास्ट 2 क्लासेस में से कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम है या आगे बढ़े? कोई डाउट नहीं है? तो देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं लेवल कर्व। सब लेवल कर्व क्या है? लेवल कर्व पे पहले जाएंगे। पहले एक दो छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल आपको देखने हैं। बजट इक्वेशन आपने चैप्टर 6 में पढ़ा होगा, अगर क्वेश्चन किया होगा तो बजट इक्वेशन आपको मिला होगा। तो एक एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं। बजट, अभी यहाँ पे मैंने जगह खाली छोड़ा हुआ है, यहाँ लिखेंगे बाद में। क्या लिखना है वो बताएंगे बाद में। क्या अंडरलाइन सही नहीं लग रहा है? ये मैंने अभी कुछ स्पेस खाली छोड़ा है। कौन सा टॉपिक है ये आप लोग मुझे बताओगे। थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद से टॉपिक का नेम बाद में डिसाइड करेंगे। मान लो हमें दिया गया है $M। सपोज वी हैव $M टू स्पेंड। और हमारे पास ऑप्शन है 3 गुड्स का। गुड 1, गुड्स 1, गुड्स 2, 3 टाइप के गुड्स में हम लोग डील कर रहे हैं। और गुड्स 3, पहले का क्वांटिटी है और फिर प्राइस है। पहले का क्वांटिटी है बच्चे X, और गुड 2 का सपोज करो वी आर परचेजिंग Y अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, और गुड 3 का Z परचेज कर रहे हैं। और प्राइस कितना है? 1 गुड का है P, फिर इधर है Q और इधर है R। ठीक है, हमें बचाना, अगर बच जाए तो अच्छी बात है, बच जाए तो अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सेविंग नहीं है एंड हिज सेविंग इज 0। तो दोनों में क्या फ़र्क है वो भी हम लोग देखेंगे। तो ऐसा हमने किया था सेम 1 में, वहां पर सिर्फ ये था, खाली 2 गुड्स थे और इन्हीं दोनों में इक्वेशन बनी थी। अब 3 वेरिएबल्स आ गए, जिसमें से एक बन जाएगा इंडिपेंडेंट और 2 बन जाएंगे, सॉरी 2 बन जाएंगे इंडिपेंडेंट और एक बन जाएगा डिपेंडेंट। तो देखो, अगर आपने x अमाउंट ऑफ गुड परचेज किया और 1 गुड का प्राइस P है, तो टोटल आप कितना इस पे स्पेंड कर रहे हो? वी आर स्पेंडिंग P इंटू एक्स अमाउंट ऑन गुड्स 1। total amount of expenditure on second goods is QY. Then is your RZ, and that must be less than equal to M. That must be less than equal to M. अगर आप $M से कम खर्च कर रहे हो, that means you are saving something in your pocket. और अगर आप पूरा M लगा दे रहे हो, then saving is 0. इसलिए यहां पर हमने less than equal to लगाया है। ये समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? तो ये एक बजट इनइक्वलिटी बनी है। बजट कंस्ट्रेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बजट कंस्ट्रेंट। क्या बोलते हैं इसको? बजट कांस्टेंट। बजट कंस्ट्रेंट के बाद है, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अब ध्यान से सुनना। पहले जो हमने फर्स्ट सेम में पढ़ा हुआ है उसमें था px प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू कुछ था m। तो आपको याद होगा कि px के नीचे m लेते आए थे, क्यू वाई के नीचे m लेते आए थे, इज इक्वल टू 1 किया था। तो x के नीचे आ गया था m बाई पी, y के नीचे आ गया था m बाई क्यू इज इक्वल टू 1। और ये मैच कर गया था x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 के साथ। तो ये ऐसी इक्वेशन होती है ना, डबल इंटरसेप्ट इक्वेशन कहते हैं। a इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट, याद आ रहा है आपको? चैप्टर 2 में पढ़ाया हुआ है x इंटरसेप्ट। b को कहते हैं y इंटरसेप्ट। इस डिजाइन का जो भी इक्वेशन होता है, x का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए। देखो ना 1, यहाँ भी 1। तो जो डिनोमिनेटर में होता है और राइट हैंड साइड पे भी 1 होना चाहिए। कंडीशन है इधर 1, इधर 1, इधर भी 1। मतलब न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1 और राइट हैंड साइड पे 1। तो जो x के नीचे आएगा दैट इज योर x इंटरसेप्ट, जो y के नीचे आएगा दैट इज योर y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट डिसाइड करने के बाद ये a हो गया, ये b हो गया, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, वी गेट दिस बजट लाइन। ये हमने फर्स्ट सेम में पढ़ा है, बजट लाइन। तो 2 वेरिएबल में होता है तो फिर बजट लाइन बनता है।
अब 3 वेरिएबल होगा तो बच्चे ये देखो, ये हम लोग चैप्टर 12 में पढ़ेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि इसके लिए पहले चैप्टर 12 पढ़ा हुआ होना चाहिए। थोड़ा बहुत 3D तो आप लोग 11th-12th में भी पढ़े होंगे। इधर जनरली हम लोग ले लेते हैं क्या, y, इधर ले लेते हैं z एक्सिस और इधर ले लेते हैं x एक्सिस, ठीक है। लेकिन हमारे पास x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट तो है ही नहीं। थोड़ा सा काम करते हैं ना, px प्लस qy प्लस rz इज इक्वल टू m को सॉल्व करते हैं। उसी तरीके से इधर आ जाएगा px बाई m प्लस qy बाई m प्लस rz बाई m इज इक्वल टू 1। और x के नीचे क्या आ गया, x के नीचे क्या आ गया, m बाई p प्लस y के नीचे m बाई q। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x, y और z का कोफिशिएंट बनाना है न्यूमरेटर में 1। अब देखो ग्रीन से ये करें, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। तो जो नीचे में वैल्यूज आ गई वो सब क्या हो गई, दिस इज x इंटरसेप्ट, दिस इज y इंटरसेप्ट, खाली इंटर लिख रहे हैं, दिस इज z इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट हो गया m बाई पी, y इंटरसेप्ट हो गया m बाई क्यू। अब अभी जो मैंने बनाया था उसको थोड़ा इधर बना लो। क्या मैंने बताया, इधर x एक्सिस, इधर y एक्सिस, इधर z एक्सिस। सपोज करो आप अपने रूम में यहाँ पर बैठे हुए हो, दिस इज योर चेयर, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है। तो आप अपने बिल्कुल सामने देखो और लेफ्ट में जो कॉर्नर है दैट इज योर ओरिजिन। सब अपने अपने रूम में देख रहे हो, ओरिजिन मिल गया सबको अपने अपने रूम में। दिस इज योर फ्लोर, ये वाला आपका फ्लोर है, इस फ्लोर पे आप बैठे हो अपने रूम में और स्टडी कर रहे हो। समझ में आ गई बात। तो सबका ओरिजिन डिसाइड हो गया, जल्दी से बताओ मुझे। आप अपने सामने देखोगे और लेफ्ट कॉर्नर पे पहुंच जाना, नीचे जो ग्राउंड पे है, ग्राउंड का कॉर्नर बोल रहे हैं, दैट इज योर ओरिजिन। अब ग्राउंड के कॉर्नर से ये है इस पर्सन का लेफ्ट हैंड, ये है इसका राइट हैंड, ठीक है। लेफ्ट हैंड, दिस इज राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड वाला हो गया एक्स एक्सिस, और राइट हैंड के हिसाब से चलोगे तो ये हो गया वाई। राइट हैंड नहीं, एक्चुअली में जो सामने से लाइन जा रही है दैट इज योर वाई एक्सिस। और ऊपर में जो हो गया वर्टिकली जो जा रहा है, एक कॉर्नर जा रहा होगा जो कि रूफ तक टच कर रहा होगा, दैट इज योर जेड एक्सिस। अब बात आती है कि x इंटरसेप्ट इज m बाई पी। अब मुझे बताओ कि क्या m बाई पी कभी नेगेटिव हो सकता है? यस या नो में जवाब देना। m बाई पी नेगेटिव होगा? कब होगा नेगेटिव? व्हाट इज m? m क्या है हमारे पास? नहीं, मनी है। कहाँ खो गए? डॉलर m था ना हमारे पास। हाँ, डॉलर m था और पी क्यू आर क्या था? प्राइस था। इकोनॉमिक्स में जब आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो थोड़ा नजरिया बदलेगा। इकोनॉमिक्स में याद करो, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो तो खैर पॉजिटिव होती ही हैं, लेकिन प्राइस, क्वांटिटी, ऐसे जो भी वेरिएबल्स होते हैं ये भी कभी नेगेटिव नहीं होंगे। नेगेटिव सिर्फ प्रॉफिट हो सकता है जब लॉस हो रहा होगा। कुछ चीज़ें नेगेटिव तो होती हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें हमेशा पॉजिटिव आती हैं। तो ये आपको हर लेवल पर डिसाइड करना पड़ेगा, यही नहीं मैथ्स में ही नहीं, स्टैट्स में, माइक्रो मैक्रो, हर जगह ये चीज़ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये सब इस तरीके से सोचना पड़ता है। तो अभी आप देख रहे हो कि m इज आवर मनी, जो कि कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो मनी जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा। p इज प्राइस, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो दो पॉजिटिव का रेशियो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। m बाई पी हमेशा पॉजिटिव है, m बाई क्यू भी हमेशा पॉजिटिव है, m बाई आर भी हमेशा पॉजिटिव है, तीनों ही क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव है। और अगर पीछे जाते, अपने सामने वाले रूम में जाते, तो ये एक्स डैश होता, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस होता। अगर आप अपने लेफ्ट वाले रूम पे जाते तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता, वाई डैश। और अगर डाउन आप अपने नीचे वाले फ्लोर पे जाते तो ये हो जाता जेड डैश, यानी कि नेगेटिव जेड।
अभी हम लोग को पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव जेड पे करना है। ये डिटेल में अभी हम ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करते, ये हम लोग चैप्टर 12 में करेंगे 3D का, ठीक है, अभी नहीं सोचना। तो इसको हटाते हैं, और जब आप फ्लोर पे थे तो फ्लोर पे ही रहे। अब ध्यान से देखो, इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि एक्सिस पे ही उतना डिस्टेंस जाएंगे। तो पहला जो है वो है m/p। तो फर्स्ट इंटरसेप्ट विल बी, सपोज करो यहाँ पे आ रहा है m/p 0 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है इसलिए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा m/p, y हो जाएगा 0, z हो जाएगा 0। क्लियर बच्चे? यहाँ देखो ना, ये a और 0 पॉइंट होता था, ये 0 और b पॉइंट होता था। एक्स एक्सिस पे होगा तो वो a 0, क्योंकि वहां पे y 0 होता है, और वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसका एक्स 0 हो जाता है। उसी तरीके से जब व्हेन वी आर डीलिंग इन 3D सिस्टम, 3 डायमेंशन वाले में अगर ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा, लेकिन वाई 0 और जेड 0। अब सपोज करो कि वाई एक्सिस पे हमें ये वाला पॉइंट मिल रहा है m/q, तो इसका x 0 होगा और z 0 होगा, क्योंकि ये y एक्सिस है। सपोज करो दिस इज योर पॉइंट where we get x 0, y 0 और z is m/r। अब तीनों को जरा ज्वाइन करो, तीनों को ज्वाइन किया हमने, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझो कि एक स्लाइडिंग जो है ट्रायंगुलर प्लेन है, ये एक बड़ी सी कार्डबोर्ड की शीट है या थर्मोकोल है जिसमें आपने ट्रायंगल कट कर दिया है। उसका एक ऊपर का वर्टेक्स आप अपने रूम के उस कॉर्नर वाले जो वर्टिकल हाइट है जो सामने में ओरिजिन से ऊपर की तरफ जो जा रहा है उस पे टिका रहे हो या टच कर रहे हो, उस पे आपने रख दिया है। एक उसका कोना नीचे आपके लेफ्ट एक्स एक्सिस पे और एक सामने वाले वाई एक्सिस पे है, और ये पूरी मिल रही है आपको ट्रायंगुलर प्लेन। कलर से करें, चलो रेड से ही कर देते। ये है पूरी आपकी ट्रायंगुलर प्लेन। अब अगर कोई पॉइंट इसके अंदर में है तब तो बहुत बढ़िया सेविंग होगा, इस पॉइंट में भी कुछ सेविंग होगा, इस पॉइंट में भी कुछ सेविंग होगा, ठीक है, हर जगह सेविंग होगा। लेकिन अगर आप बाउंड्री पे हो तो सेविंग होगा? नहीं होगा, क्योंकि बाउंड्री पे आप पूरा m खर्च कर रहे हो। और अगर कोई बाहर में पॉइंट है तो हम कहेंगे कि ये वाला जो सेट है ना, कुछ अल्फा बीटा गामा, दिस इज पॉइंट p, तो p पॉइंट इज नॉट पॉसिबल। p जो सेट है अल्फा बीटा गामा इज नॉट पॉसिबल। ये किस चीज का सेट होगा अल्फा बीटा गामा, कुछ आइडिया? विथ $m। भाई $m में हम इतना कॉम्बिनेशन, पहला गुड अल्फा, दूसरा गुड बीटा और तीसरा गुड गामा नहीं परचेज कर सकते, वो हमारे बजट के बाहर है। जो हम लोग यूज करते हैं ना कॉमन लैंग्वेज में, मेरे बजट के बाहर है, हम वो चीज अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बजट के बाहर तो यानी वो इस ट्रायंगुलर प्लेन के बाहर होगा कहीं भी। ये सारे पॉइंट्स बजट के बाहर हैं, लेकिन इधर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब अंडर बजट होंगे, कुछ ना कुछ बचेगा। और जो बाउंड्री पे होंगे वो कहेंगे बिल्कुल ऑन द बजट है, कुछ नहीं बच रहा, 0 आ रहा है। अब बताओ ये बजट जो इक्वेशन के ग्राफ में हमने बनाई, ये ग्राफ है क्या? ये प्लेन है, ट्रायंगुलर प्लेन है, ट्रायंगुलर प्लेन है। ये क्या है? ट्रायंगुलर प्लेन है, इसलिए हम इसको कहते हैं बजट प्लेन। इसलिए क्या कहते हैं हम लोग इसको? बजट प्लेन। तो अब बताओ इसमें किसको किसको क्या नहीं समझ में आया? ये बनाने के पीछे मकसद ये था कि जैसे बजट इक्वेशन फर्स्ट सेम में बनता था, हमारा ये बस एक लाइन होता था, कोई पॉइंट अगर इस लाइन पे हुआ तो हम कहते थे कि ठीक है ये हमारे बजट में है, और कोई अगर अंदर में पॉइंट होता था तो कहते थे कि हमारे बजट के अंदर में है, और कोई बाहर होता था तो कहते थे बजट के आउटसाइड हो गया, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर वो चीज प्लेन में डिसाइड हो रहा है, ट्रायंगुलर प्लेन है ये। तो रेड वाले प्लेन के अंदर आया तो अंडर द बजट, बाउंड्री पॉइंट पे आ गया तो नो सेविंग, सेविंग इज 0, पूरा $m हमारा खर्च हो जाएगा। और अगर बजट के बाहर कोई पॉइंट है तो ट्रायंगुलर प्लेन के बाहर होगा। तो बजट, अब बच्चे आप लोग समझ गए हो कि इस टॉपिक का नाम क्या होना चाहिए। तो इस टॉपिक के लिए मैंने शुरुआत में एक येलो शेड करके कुछ छोड़ा था, अब वहाँ बारी आ गई है टॉपिक लिखने की। सो दिस इज बजट प्लेन।
तो पहला जो 3D का बहुत ही बेसिक लेवल पे बहुत ही इजी ग्राफ था वो हमने देखा बजट प्लेन। क्योंकि कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि भाई हमें इतना ज्योमेट्री पढ़ने की क्या जरूरत है, इकोनॉमिक्स में माइक्रो मैक्रो में इतना मैथ्स पढ़ने की क्या जरूरत है। तो वही आप लोगों को थोड़ा सा माइंड में सेट कर रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं कि भाई ग्राफ की भी जरूरत पड़ती है। एक ग्राफ से ना बहुत ईजी हो जाता है डिसाइड करना। और ये सारे ना सॉफ्टवेयर में बने बनाए हुए आते हैं। सीधा सॉफ्टवेयर में ये 3D का ग्राफ बनाएगा और हर पॉइंट को लोकेट कर देगा। अगर आपके पास मान लो 100 पॉइंट्स हैं तो 100 पॉइंट्स में से 80 आउटसाइड है, 20 अंदर है, तो सीधा पता लग जाएगा कि भाई 80 हमारा आउट ऑफ बजट है और 20 अंदर है। अब हर पॉइंट को सेटिस्फाई करके चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ग्राफ इस चीज में हेल्प करता है। ग्राफ में क्या होता है ना, बहुत कम टाइम में आप बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हो। और कैलकुलेशन में क्या होता है कि अब अगर 100 ऑब्जर्वेशन होगा तो आपको सारे 100 ऑब्जर्वेशन पे एक एक इंडिविजुअली निकाल करके चेक करना पड़ेगा कि कंस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है तो बजट में है, ज़्यादा आ रहा है अगर एम से तो बजट में नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन ग्राफ बहुत टाइम बचा लेता है। ठीक है, तो ये था हमारा बजट प्लेन। बजट प्लेन, अच्छा इसको प्लेन क्यों कहते हैं? क्योंकि दो लाइन में था एक्स वाई तो उसको लाइन बोलते थे, लेकिन अब अगर 3D में हो गया तो वो कहलाएगा प्लेन। ठीक है, बहुत सारे लाइन का मिक्सचर क्या होता है? प्लेन। इवन ये जो दिख रहा है, ये जो पेज दिख रहा है आपको, आपकी भी अगर रूल्ड नोटबुक होगी इसमें भी क्या है, देर आर सो मेनी लाइन्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन। कुछ इनविजिबल लाइन भी है जो कि नहीं बने हुए हैं, ऐसे तो इनफाइनाइट लाइन है। सारे लाइन को मिला दोगे तो क्या बन गया? एक प्लेन नहीं बन गया? आपकी जो नोटबुक की शीट है वो एक प्लेन ही तो है। तो बहुत सारे लाइन का अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन करके अगर टच करा दोगे तो वो प्लेन बन जाएगा। तो यहाँ भी वही हो रहा है, जेड एक्सिस आ गया तो अब वही लाइन क्या बन गया? प्लेन बन गया। वही सर्कल होता है 2D में, और 3D में क्या बन जाता है? स्फेयर बन जाता है। क्योंकि 3D में बहुत सारे सर्कल एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर सर्कल डालो, ठीक है, रेडियस कम होता चला जा रहा है, तो ये क्या बन गया? स्फेयर नहीं बन गया? तो वही बात होती है। चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं। अब यहीं से लेवल कर्व का इंट्रोडक्शन हो जाएगा एग्जाम्पल 2 से। z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका 3D कर्व बनाना है पहले, 3D कर्व, फिर लेवल कर्व की जरूरत आएगी तो लेवल कर्व भी समझेंगे। 3D इसलिए क्योंकि 3 डायमेंशन हो गया, एक्स एक्सिस भी दिख रहा है, वाई भी दिख रहा है और जेड भी दिख रहा है। अब सबसे पहला डिसीजन, मैंने कहा ना हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव, ये पहला क्राइटेरिया आपको दिमाग में सेट कर लेना होता है। आप देखो तो जेड, व्हाट इज जेड? जेड इज सम ऑफ टू स्क्वायर। तो क्या कभी जेड नेगेटिव होगा? ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो विच इंप्लाइज जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग से हमने डिसाइड किया। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड स्टार्ट विथ 0। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे केस 1। अच्छा ठीक है, मिनिमम वैल्यू जेड इज इक्वल टू 0, ये तो लेवल का बना रहे थे। पहले देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। अब आपने पढ़ा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, मिनिमम वैल्यू है जेड की वैल्यू 0। चलो इसी को पुट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, दोनों 0 0 होंगे। ये पता है या नहीं बेसिक चीज, कि अगर दो स्क्वायर का सम 0 हो रहा है तो दोनों को अलग अलग 0 होना पड़ेगा। ये सबको आता है? ठीक है, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आज जान लो कि दो स्क्वायर में से कोई भी नेगेटिव तो होने वाला है नहीं, तो फिर 0 कैसे आएगा? दो पॉजिटिव का तो सम 0 आ नहीं सकता, तो दोनों को अलग अलग इंडिविजुअली क्या होना पड़ेगा? 0। तो यानी मिनिमम जेड इज इक्वल टू 0 पे एक पॉइंट मिल रहा है, वो है ओरिजिन। अब अगर हम जेड इज इक्वल टू 1 पुट कर दें तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या है? तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस कितना है? 1 है। रेडियस कितना है? 1 है। अब अगर 2 कर देते हो तो ये भी सर्कल है, लेकिन सेंटर 0 है, रेडियस कितना है? √2 है। हाँ, तो अब आप समझ रहे होगे जेड मतलब क्या है? हाइट। हाइट, हाइट 0, हाइट 1, हाइट 2, वर्टिकल हाइट की बात हो रही है। जेड एक्सिस तो वर्टिकली शो होता है ना।
फिर जेड इज इक्वल टू 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो ये सेंटर 0 0 रूट 3। तो अब आप समझ गए हो कि हर बार सर्कल ही मिलना है। अब ध्यान से देखो, सो ऑन। तो 3D का ग्राफ कैसा बनेगा? 3D का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अरे यार पेन चल तो जा। हाँ, ध्यान से देखो, z इज इक्वल टू 0 का मतलब है वी आर ऑन द फ्लोर, हाइट इज 0। हम फ्लोर की बात कर रहे हैं, हाइट क्या है? 0, हम फ्लोर की बात कर रहे हैं। तो फ्लोर पे पॉइंट मिल गया हमें 0 0। अब z इज इक्वल टू 1 पे, z इज इक्वल टू 2 पे, z इज इक्वल टू 3 पे, ये z एक्सिस है ना, z की अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग चीजें हो रही हैं। z इज इक्वल टू 1 पे 1 रेडियस का सर्कल मिल रहा है और इसका सेंटर क्या है? 0। z इज इक्वल टू 2 पे रेडियस थोड़ा सा बढ़ गया है, 1 से बड़ी वैल्यू होती है ना √2, ये है √2 का स्क्वायर। और फिर √2 से बड़ी वैल्यू होती है √3, √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414, √3 की 1.732। ये सब याद होगा आपको, पहले भी किया होगा, और नहीं तो आप कैलकुलेटर से देख सकते हो। नहीं तो इतना तो पता है कि 3 इज ग्रेटर देन 2, तो 3 का रूट किससे बड़ा होगा? √2 से बड़ा होगा। अब ध्यान से देखो, तो ये z इज इक्वल टू 1 है, z इज इक्वल टू 2 है, z इज इक्वल टू 3 है, z इज इक्वल टू 4 है। तो 2 पे थोड़ा सा बड़ा रेडियस हो गया, 3 पे और थोड़ा सा बड़ा रेडियस हो गया, 4 पे थोड़ा सा और बड़ा रेडियस हो गया। और अगर सबको ज्वाइन कर दें तो ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है। बहुत मजा आ गया देख करके ग्राफ, कप लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो 3D में ये एक कप होगा या कोन जैसा शेप होगा। कोन ज्यादातर अच्छा रहेगा, कोन बोले हम लोग इसको, जिसका जो बेस है, जो वर्टेक्स है वो है ओरिजिन, वो है ओरिजिन। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं ना, इसका रेडियस क्या हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है। ऊपर हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि z की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, इसलिए हम ऊपर जा रहे हैं। और ये ओरिजिन से नीचे ग्राफ नहीं बनेगा, इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये दो स्क्वायर का सम था, एंड दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, नेवर गोइंग टू बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया। तो 0 0 और z एक्सिस, तो ये 3D का ग्राफ हो गया। अब बताओ, ये 3D तो थोड़ा सा इजी था और मैंने हेल्प कर दिया तो आप लोग समझ भी गए और बना भी लिए। लेकिन इससे भी टफ टफ 3D आएगा, जब आप डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तब हम लोगों का कॉन्सेप्ट आता है लेवल कर्व। लेवल कर्व का मतलब होता है ग्राफ ऑफ कर्व या कर्व एट ईच एंड एवरी लेवल। भाई लेवल क्या है? लेवल है z इज इक्वल टू 1, लेवल है z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3। तो हर लेवल पे आपने देखा कि एक सर्कल मिल रहा है, हर लेवल पे एक सर्कल मिल रहा है, कंसेंट्रिक सर्कल है, और सबका रेडियस क्या है? अलग अलग है। बीच में और भी बहुत सारे सर्कल होंगे, ऐसा नहीं है कि z हम सिर्फ इंटीजर लेंगे। अरे भाई मैंने नहीं लिया, जब आप z इज इक्वल टू 0.1 लेते, z इज इक्वल टू 0.2 लेते, बहुत सारे सर्कल मिलते ना, इतने सारे सर्कल मिलते, बीच में कोई गैप नहीं होता। समझ में आ रही है बात? तो अब लेवल कर्व बनाने की जब बारी आती है तो हम ऐसा करते हैं कि z इज इक्वल टू 0 पे तो ओरिजिन मिल रहा है, और z इज इक्वल टू 1 पे क्या मिल रहा है? सर्कल। ऐसे बना दोगे लेवल कर्व के लिए। लेवल कर्व उसी का 2D रिप्रेजेंटेशन होगा, सॉरी x एक्सिस इधर होगा, y एक्सिस 2D। जैसे आप किसी भी चीज को ऊपर, जब एयर व्यू देखते हो, जब आप एरोप्लेन में जा रहे हो तो किसी चीज को नीचे देखते हो तो आपको सब कुछ 2D में नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे स्केचिंग है, एक पेपर पे सारी सीनरी बना दी गई है, फिर आप नहीं डिसाइड कर पाते कि किसका हाइट ज्यादा है, किसका हाइट कम है। ऊपर से एरियल व्यू जब देखते हो नीचे की तरफ, तो वैसा ही कुछ यहाँ भी है। तो ये हो गया z इज इक्वल टू 0, ये हो गया z इज इक्वल टू 1। फिर z इज इक्वल टू 2 पे ये सर्कल मिल रहा है, तो z इज इक्वल टू √2। फिर z इज इक्वल टू 3 पे ये सर्कल मिल रहा है, z इज इक्वल टू 2 नहीं लिखेंगे, z इज इक्वल टू √2 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे। एंड दिस पॉइंट इज √2, दिस पॉइंट इज √3, दिस पॉइंट इज 1। ठीक है, और ये मिल रहा है z इज इक्वल टू 3 के लिए कर्व मिल रहा है। तो ये हो गया लेवल कर्व। अब आप इस लेवल कर्व से उल्टा चलो
अभी तो आपको पता था कि ये हमने कप का या कोन का लेवल कर्व बनाया, अब उल्टा चलो इस लेवल कर्व को पढ़ेंगे कैसे और समझेंगे कैसे। इस लेवल कर्व में हम लोग ढूंढेंगे मिनिमम जेड, जेड इज इक्वल टू 0। ये देखो रेड से लिख देते हैं ना जेड को, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जेड इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू 2, जेड इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर इनका कहना है जेड इज इक्वल टू 0 पे एक पॉइंट मिल रहा है, तो ये हो गया जेड इज इक्वल टू 0 पे एक पॉइंट। जेड इज इक्वल टू 1 पे एक सर्कल बड़ा बन गया, फिर ऊपर जा रहे 2 पे और बड़ा सर्कल बना, वही बात, और जा रहे और बड़ा सर्कल बना, और बड़ा सर्कल बना, और बड़ा सर्कल बना, और सब एक ग्राफ के अंदर में है, तो ये बन गया हमारा कोन। समझ में आया कुछ कुछ लेवल कर्व? तो इस लेवल कर्व में हमने जेड या फिर यू कह ले कि के 0, 1, 2, 3 के लिए बनाया है। आप लेवल कर्व किसी भी जेड के लिए बना सकते हो, मतलब किसी भी 3D ग्राफ को जिसको कि स्केच करना मुश्किल होता है, उसको हम समझो कि एक सेक्शन में कट कर दिए, एक सेक्शन में कट कर दिए बहुत सारे सेक्शन में, और फिर उस हर सेक्शन को अलग अलग इंडिविजुअली हम लोग समझा रहे हैं, तो पूरा ग्राफ क्लियर हो जा रहा है, दिमाग में इमेज बन जा रहा है। भले हम पेपर पे नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि हम किस शेप के बारे में बात कर रहे हैं। अब चलो एक और शेप देते हैं, इसको आपको समझना है। इसमें से हो सकता है कुछ बच्चे आईसीएसई से भी होंगे, कुछ बच्चे हैं आईसीएसई से या सारे सीबीएसई से ही है? आईसीएसई से है कोई? अभी नहीं है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे जो रिकॉर्डेड पढ़े होंगे आईसीएसई से होंगे, तो उन्होंने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा एक टॉपिक टोपोशीट। ज्योग्राफी में एक टॉपिक पढ़ा होगा टोपोशीट। तो आपको एक हम लेवल कर्व बना रहे हैं, आपको समझना है। यहाँ पर भी एक बना देते हैं। देखो ये होता है कंटूर लाइंस, ये ग्राउंड लेवल से शुरू हुआ है और हर दो के बीच में 20 मीटर का गैप है। मतलब ये अगर z इज इक्वल टू 0 है तो ये z इज इक्वल टू 20 है, ये z इज इक्वल टू 40 मीटर हो गया, ये z इज इक्वल टू 60 मीटर हो गया, z इज इक्वल टू 80 मीटर हो गया, z इज इक्वल टू 100 मीटर हो गया, और ये जो एक छोटा सा डॉट दिख रहा है ये z इज इक्वल टू 120 पे हो गया, ये अपने आप अंडरस्टूड है, 120 पे है ये। अब ये देखो 20, ये z इज इक्वल टू 40 हो गया, ये z इज इक्वल टू 60 हो गया, ये z इज इक्वल टू 80 हो गया, और ये z इज इक्वल टू 100 पे बस एक टॉप का पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट मिल रहा है। ये 40, ये 60, ये 80 और ये 100 पे मिल रहा है टॉप का पॉइंट। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या होने वाला है। अगर आप इसको ज्योग्राफी में देखो तो ये एक ज्योग्राफिकल रीजन को बता रहा है, जिसमें z इज इक्वल टू 0 से तो स्टार्ट होगा, ठीक है। और पहला देखो z इज इक्वल टू 20 तक गया, 40 तक गया, 60 तक गया, 80 तक गया, 100 तक गया, 120 तक गया, लाइक दिस, ठीक है। लेकिन जब 40 पे दो दो हिल मिल रहे हैं, 40 पे तो 20, 40, तो 40 ही हाइट पे एक और एडजेसेंट बना, ये 120 तक गया, जो कि 100 तक जाएगा, इस तरीके से 100 पे गया। अब एक है 60 से स्टार्ट हो रहा है, ये रहा 60 का लेवल, तो ये यहाँ तक नहीं जाएगा, ये 60 तक आएगा, और फिर 60 से स्टार्ट होगा और फिर 100 तक जाएगा, और फिर ये पूरा इस तरीके से आ जाएगा। समझ में आया कुछ आपको 3D का ग्राफ? तो लेवल कर्व से भी आप 3D इमेजिन कर सकते हो, ये देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई एक जो है वो बहुत टॉप का हिल है, इसके इसकी देखो ना हाइट, उससे नीचे ये है, और इस लेवल पे दो दो हिल है। तो इस तरीके से लेवल कर्व का यूज किया जाता है। ज्योग्राफी वाले बच्चे भी इतना 3D ग्राफ थोड़ी बना सकते हैं, मैप में बना देंगे तब तो मुश्किल हो जाएगा, तो खुद के समझने के लिए होता है। तो हमारे इकोनॉमिक्स में भी लेवल कर्व आपको बताया जाएगा। आप आइसोक्वेंट, आइसोक्वेंट किसी को पता है? माइक्रो मैक्रो में अभी तक पढ़ाया गया है या नहीं पढ़ाया गया है? नाम सुना है या नहीं आप लोगों ने आइसोक्वेंट? नहीं सुना है। आइसोक्वेंट में क्या होता है कि क्वांटिटी जो है प्रोडक्शन की वो हम सेम रखना चाहते हैं,
ठीक है, मान लो 200 इधर लेबर है और इधर कैपिटल है, तो अलग अलग लेवल पे 200, ये रहा 200 का लेवल, ये कितना है, प्रोडक्शन जो है वो है 200। तो यानी इस वाले के लिए भी 200 मिल रहा है, इस कॉम्बिनेशन के लिए भी 200 मिल रहा है, इस कॉम्बिनेशन के लिए भी 200 मिल रहा है। ठीक है, मतलब अलग अलग लेबर और कैपिटल के कॉम्बिनेशन के लिए हर जगह प्रोडक्शन आपका सेम है, क्वांटिटी सेम है। आइसो मतलब होता है सेम, क्वांटिटी सेम है, इसलिए इसको कहते हैं आइसोक्वेंट। अब देखो प्रोडक्शन बढ़ गया, पैरेलल हो गया, लेवल कर्व, और हमेशा 100 का इंक्रीज हो रहा है, तो प्रोडक्शन अब 300 का हो रहा है। फिर एक और आएगा पैरेलल कर्व, ये प्रोडक्शन अब 400 शो कर रहा है। समझ में आ गई बात, वहां भी लेवल कर्व आप पढ़ोगे, होगा तो ये एक्चुअली में बहुत बड़ा लेवल कर्व, ये एक इलिप्स का इस तरीके से डिजाइन होगा, लेकिन सिर्फ हम लोग इतना ही पोर्शन के बारे में पढ़ेंगे जो मैंने ग्रीन से बनाया हुआ है। तो ये आपको माइक्रो मैक्रो में देखने को मिलेगा आगे चल करके, आइसोक्वेंट का कर्व, और इस पे बहुत सारे डेरिवेशन है, इक्विलिब्रियम होगा, अलग अलग बहुत सारी चीजें इस पे आप पढ़ोगे। ठीक है, कुछ समझ में आया इसका क्या यूज है लेवल कर्व का? तो लेवल कर्व से आपको काफी कुछ पढ़ने में हेल्प मिलेगा। 3D का तो ग्राफ हम लोग नहीं बनाएंगे, तो लेवल कर्व से ही पढ़ेंगे। तो अब बारी आती है कि ठीक है, लेवल कर्व तो अब हम लोग जान गए कि 3D का इजी वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है इन 2D फॉर्म, और जिसको हम लोग इमेजिनेशन में 3D का इमेज हम लोग बना सकते हैं। लेकिन अब आपके एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में कोई एक कर्व दिया रहेगा और k की वैल्यू दी रहती है कि इतने के लिए आप लेवल कर्व बनाओ। एज फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स माइनस वाई, और इसमें दे दिया हुआ है z इज इक्वल टू 0 1 2 3 या k इज इक्वल टू, इसके लिए ग्राफ आपको बनाना है, इसके लिए ग्राफ आपको बनाना है k इज इक्वल टू 0 1 2 3 के लिए। तो यहां देखो, सबसे पहले हम k इज इक्वल टू 0, इशारा है कि ये जो k है ना वही z की वैल्यू है लेवल कर्व में। k मतलब हाइट होता है, z भी हाइट होता है, तो हम z की जगह ही k डालेंगे, x और y की जगह नहीं डालेंगे k। तो 3 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इधर आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। एक मिनट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, ये एक लाइन है, इसको थोड़ा सा और कर दो तो x के नीचे 3 y के नीचे 3 इज इक्वल टू 1, यानी x का 3 y का 3 और दोनों को ज्वाइन कर देंगे, आ गया स्ट्रेट लाइन। अब k इज इक्वल टू 1, 1 में करेंगे तो 3 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहां पर आप देखोगे तो ये मिलेगा x प्लस वाई उधर जाएगा और 1 इधर आएगा, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये और कम ही हो गया, इंटरसेप्ट कम हो गया बच्चे, 3 की बजाय अब 2 हो गया। समझ में आ रहा है? k इज इक्वल टू 0 डालोगे तो 3 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, नहीं 0 अब थोड़ी डालेंगे, अब क्या डालना चाहिए, 2 डालना चाहिए ना, 0 का तो हो चुका है काम, 2, तो आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो अब इंटरसेप्ट हो गया 1। उसी तरीके से k इज इक्वल टू 3, तो 3 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 0। अब आपकी मर्जी जितना भी बढ़ना चाहो, चलो एक और बढ़ी जाते हैं 4, तो 3 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो इधर आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। अब इसको जब आप बनाओगे लेवल कर्व, तो पहला लेवल कर्व जेड के इज इक्वल टू 0 के लिए क्या मिला था, 3 इंटरसेप्ट वाला मिला था ना, थोड़ा सा ब्रॉड बनाना है, 1 2 3 1 2 3, तो पहला लेवल कर्व आ गया, एक मिनट थोड़ा सा इधर आ गया, पहला लेवल कर्व आ गया 3 3, तो ये मिला z इज इक्वल टू 0 पे, ये हुआ 3, ये हुआ 2, ये हुआ 1। दूसरा लेवल कर्व मिला है 2 पे, z इज इक्वल टू 2,
तीसरा लेवल कर्व मिला है 1 पे, जेड इज इक्वल टू 1। ये आपको इंटरसेक्ट करता हुआ दिख रहा है लेकिन होगा पैरेलल, ठीक है। जेड इज इक्वल टू 2, जेड इज इक्वल टू 1। फिर इधर मिलेगा जेड इज इक्वल टू, एक मिनट, जेड इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू 2, जेड इज इक्वल टू 3, और फिर इधर -1 जेड इज इक्वल टू 4। तो ये सेट ऑफ पैरेलल लाइंस मिला हमें। सेट ऑफ पैरेलल लाइंस का मतलब हुआ ये एक प्लेन बनेगा, प्लेन। अगर आप इसको देखोगे तो ये किसी हिल का एक साइड से आपका एरियल व्यू होगा जो ऐसे ऊपर उठता हुआ जाता है। जैसे कभी किसी प्लाई के बोर्ड को दीवार से टिका करके नहीं रखते और उस पे, चलो स्लीपर, स्लीपर आप याद कर लो, वो जो पार्क में जो स्लीपर होते हैं जिसपे आप स्लाइड करते हो, स्लाइड, स्लाइड में भी ऐसा ही कुछ होता है ना। तो ये स्लाइड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा 3D में। जब बहुत सारे लाइन को आप मिला दोगे तो क्या दिखेगा, एक स्लाइड है ये। समझ में आया? तो ये इतना क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में इस टाइप का। तो ये तो स्ट्रेट लाइन का बन रहा था लेवल का, कहीं कुछ और बन सकता है। पहले बताओ ये एग्जाम्पल समझ में आया या नहीं आया? और अगर ये थोड़ा सा आपको मतलब अजीब सा टॉपिक लगता है तो बिल्कुल सही है, हर बच्चों को अजीब सा लगता है लेवल का पहली बार पढ़ने पे, लेकिन जब 2-4 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो फिर ये अपना सा टॉपिक लगने लगता है। एक और क्वेश्चन करते हैं। इसका भी एक क्वेश्चन आता ही आता है लेवल कर पे, मैंने 3 स्टार नहीं लगाए थे ना, लगा लो, आना ही आना है पेपर में, ठीक है। एग्जाम्पल, जेड इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब अगर कोई जेड नहीं गिवन है, यहां नहीं गिवन है ना, तो इफ के इज नॉट गिवन देन हम के की वैल्यू 5 वैल्यूज लेते हैं। वैसे तो एग्जाम में दिया रहता है 0 1 2, 2 या 3 वैल्यूज दी होती है। अगर नहीं दी है तो फिर हम अपनी मर्जी से -2, -1, 0, 1 और 2 इतनी वैल्यूज लेंगे। -2, तो ये हम लोग अपनी मर्जी से 5 वैल्यूज लेंगे, -2, -1, 0, 1 और 2। अब देखते हैं यहाँ कि क्या क्या पॉसिबल है। जेड इज इक्वल टू रूट अंडर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो रूट में आपने ऐसा पढ़ा होगा फर्स्ट सेम में, एमएमई में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स आता है तो हम इसको ले लेते हैं पॉजिटिव वैल्यूज है खाली ये। तो इसका मतलब है कि z जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव नहीं होगा। अगर z स्क्वायर इज इक्वल टू दिया रहता ना x, तब हम z इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स दोनों लिखते, लेकिन रूट लगा करके अगर पहले से दिया हुआ तो वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होती है। इतना पता है या नहीं आप लोगों को? एमएमई 1 में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ भी होने वाला है। तो हमने जो पहले 2 सोचा नेगेटिव वो तो कैंसिल हो गया, आप तो ले ही नहीं सकते। तो अब 3 वैल्यू लेंगे, 0, 1 और 2। z इज इक्वल टू 0 पे देखें तो 0 इज इक्वल टू रूट अंडर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 0, और इधर हो गया 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो ये एक सर्कल मिला जिसका रेडियस कितना है, √3। अब z इज इक्वल टू 1 लेंगे तो 1 इज इक्वल टू रूट अंडर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 3 - 1 2 मिलेगा। तो फिर रेडियस कितना हो जाएगा, √2। जेड इज इक्वल टू 1 पे। अब जेड इज इक्वल टू 2 पे थोड़ा सा और करना पड़ेगा, तब पता लगेगा कि कहाँ पे हम लोग फंसने वाले हैं। रुक जाओ, जेड इज इक्वल टू 2 डालोगे तो 2 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो 4 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप जब इस दोनों को इधर लाओगे और 4 को इधर लाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1।
नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है कि ग्राफ जो है वो z इज इक्वल टू 2 तक पहुंच ही नहीं पा रहा है भाई, नॉट पॉसिबल। यानी वो ग्राउंड लेवल से 2 के पहले ही कहीं पे ग्राफ खत्म हो जा रहा है। अब कहाँ खत्म होगा, इसके लिए पहले हमें कुछ इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई z क्या है। z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको दूसरे कलर से करते हैं तो समझ में आएगा। यानी रूट अंडर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर। यानी 3 तक ही जाएगा, ये रूट 3 तक जाएगा। सो जेड जो है वो कहाँ तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू रूट 3। अब बताओ ये किसको किसको नहीं समझ में आया। देखो जेड 2 तक नहीं जा रहा है, जेड कहाँ तक जा रहा है, सिर्फ रूट 3 तक जा रहा है, 1.732 पे जाके स्टॉप हो जा रहा है। अब एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रहा है उस बात को समझना है, तब हो सकता है आप लोगों का दिमाग खुले थोड़ा सा, कि z इज इक्वल टू 0 पे सबसे बड़ा सर्कल मिल रहा है और वो भी रूट 3 रेडियस का। z इज इक्वल टू 0 पे सबसे बड़ा सर्कल मिल रहा है और वो भी रूट 3 रेडियस का। तो z इज इक्वल टू 0 पे रूट 3 रेडियस का सर्कल मिल रहा है। अब z इज इक्वल टू 1 पे जाएंगे, ये है 0, ये है 1, ये है 2। 1 पे कितने का मिल रहा है, 1 पे रूट 2 रेडियस का मिल रहा है। ये देखो ना z इज इक्वल टू 1 पे थोड़ा छोटा हो गया रेडियस, पहले ग्राउंड लेवल पे सबसे बड़ा, ग्राउंड लेवल पे सबसे बड़ा सर्कल था। अब जैसे ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं फिर क्या हो रहा है, छोटा होता चला जा रहा है। तो z इज इक्वल टू 1 पे क्या हो गया, 2 डायमेंशन का, मतलब रूट 2 का थोड़ा सा छोटा हो गया। और इनका कहना है कि रूट 3 तक ही जा करके ये दम तोड़ दे रहा है, बस एक पॉइंट मिल रहा है। रूट 3 पे जा करके क्या मिल रहा है, एक पॉइंट मिल रहा है और वो मिल रहा है z इज इक्वल टू 0 का मिल रहा है। मतलब ये 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी बस एक ओरिजिन मिलेगा और ये कुछ ऐसे अब बनेगा, यानी इन्वर्टेड कोन बनेगा। ये लेवल है 0 0 रूट 3 और इधर है z इज इक्वल टू 0। समझ में आया कुछ क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पर उल्टा ग्राफ बनाए, सबसे बड़ा रेडियस का सर्कल बेस में, उसके ऊपर थोड़ा सा बड़ा, उस छोटा, उसके ऊपर थोड़ा सा छोटा, उसके ऊपर थोड़ा सा छोटा। अब बात आ रही है कि इसका लेवल कर्व कैसे बनाएंगे। तो लेवल कर्व में कुछ नहीं करना बच्चे, लेवल कर्व तो इजी है। आपको 2D में ग्राफ बनाना है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब z इज इक्वल टू 0 पे क्या मिल रहा है, रूट 3 रेडियस का। तो 1 1 2 1 रूट 3 इसका सर्कल मिल गया। ये किस पे मिला, z इज इक्वल टू 0 पे। अब जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है रेडियस कम होता चला जा रहा है, z इज इक्वल टू 1 पे रूट 2 रेडियस का, तो रूट 2, तो z इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट मिल रहा है z इज इक्वल टू 2 पे कितने का, z इज इक्वल टू 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, z इज इक्वल टू रूट 3, ये मिल गया z इज इक्वल टू रूट 3। समझ में आ गया। तो z इज इक्वल टू 0 1 और रूट 3 तक जा रहे हैं, तो 0 पे सबसे बड़ा सर्कल, 1 पे उससे छोटा, फिर रूट 3 पे जाकर के डॉट। नो डाउट इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल होंगे, हमने और भी तो बहुत सारे z नहीं लिए हैं, वो लेते तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता। तो ये इन्वर्टेड कोन बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे z की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है रेडियस छोटा होता चला जा रहा है। समझ में आई बात, सबको आ रहा है समझ में। अच्छा चलो, आजकल तो विंटर सीजन चल रहा है तो गाजर का सीजन है, चलो एक गाजर मैंने लिया, ठीक है। अब इस गाजर को आपने सैलेड में काटा होगा अलग अलग लेवल पे, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, हर लेवल पे आपने एक कट मारा। तो आपको इसका लेवल कर्व क्या मिल रहा है, सोच समझ करके जवाब देना।
क्या मिल रहा है इसका लेवल कर्व, क्या रिप्रेजेंट करेगा, किस टाइप का फिगर मिलेगा, ज्योमेट्रिकल फिगर? नहीं, इन्वर्टेड कोन तो दिख रहा है, लेकिन कट करने के बाद जो छोटे छोटे पीसेज आपको मिलेंगे वो सब क्या होंगे? क्यूब नहीं बच्चे, सबसे नीचे वाला जो सैलेड का पोर्शन होगा इसका रेडियस सबसे बड़ा, और ये डिस्क होगा, सॉलिड डिस्क, क्योंकि इसके अंदर में मटेरियल भरा हुआ है, ये हॉलो थोड़ी है, सर्कल नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। फिर इसके ऊपर ये जो होगा इसका थोड़ा सा छोटा रेडियस वाला, फिर थोड़ा सा छोटा रेडियस वाला, फिर थोड़ा सा और छोटा रेडियस, समझ गए मेरी बात? और जो बिल्कुल टॉप का होगा वो एक पॉइंट मिलेगा। तो ये सारे डिस्क मिलेंगे, और सारे डिस्क को एक के ऊपर एक अगर आप स्टैक कर दोगे तो फिर से वही कैरेट आपका बन जाएगा। तो यही होता है लेवल कर्व, हर लेवल पे एक कर्व आपको मिलता चला जा रहा है। समझ में आ गई बात? अब देखो, एक और हम छोटा सा लॉजिक आपको देना चाहेंगे, इसी क्वेश्चन को देखने का नजरिया अलग हो सकता है। z इज इक्वल टू √3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लॉजिकली रीजनिंग से बढ़े तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक साइड कर देंगे। मेरे पढ़ाने के बाद भी नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ना इस वीडियो को एक दो बार देख लेना जरूर, क्योंकि कुछ चीज़ें ना पहले समझ में आ जाती है फिर लर्न करने में आसानी होती है, लेकिन कुछ चीज़ों को पहले लर्न करना होता है फिर जाकर के दिमाग खुलता है। अरे क्योंकि लर्न करोगे तो आपको सारी बातें याद होंगी ना, कि ये स्टेप था ये स्टेप था। तो याद रखना मेरी बात, कुछ चीज़ें जो डिफिकल्ट होती है उसको पहले लर्न किया जाता है फिर वो समझ में आता है। जैसे कोई सॉन्ग या कुछ ऐसे है, जब आप लर्न करोगे ना कोई डांस स्टेप तो आपको समझ में आएगा कि अरे ये पूरा डांस क्या है। तो वही बात है, इज इक्वल टू 3। अब आप देखो जरा कि ये किस चीज़ का शेप हो सकता है, आप लोगों को हम मौका दे रहे हैं बोलने का, ये किस चीज़ का शेप हो सकता है, अब बताओ। गलत, डिस्क, डिस्क नहीं बच्चे, ये डिस्क में तो लेस देन का इनइक्वलिटी लगेगा ना, तब वो डिस्क होगा। डिस्क में लेस देन का, अभी ये इज इक्वल टू है ना, तो सिर्फ बाउंड्री पॉइंट होगा। ये बच्चे एक स्फीयर रिप्रेजेंट करेगा। आपको याद है कि x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर होता, तब तो ये एक सर्कल होता है ना। लेकिन अब ये 3D में भी हो गया है, 3D में भी हो गया है, तो x इसका सेंटर हो गया 0, और ये सर्कल हर डायरेक्शन में मिलेगा। अरे यार, √3 रेडियस का हर सर्कल में, हर डायरेक्शन में सर्कल मिलेगा, इधर भी और x एक्सिस के लॉन्ग भी। और अगर आप इसको करोगे तो ओरिजिन से हर डायरेक्शन में √3 का लेंथ मिल रहा है, इधर भी √3, इधर भी √3, इधर भी √3, ऊपर भी नीचे भी √3, सबको जब ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा, एक स्फेयर बनेगा। क्या बनेगा ये, एक स्फेयर, हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर बनेगा, लाइक बैलून जिसके अंदर एयर भरा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू है, आपने जो वो बोला डिस्क, वो जैसे लड्डू, लड्डू की बात करें, लड्डू में तो मटेरियल अंदर में भरा होता है, सॉलिड स्फेयर हो गया, तो वहां पर अंदर का भी मटेरियल होगा, तो वहां पर बन जाएगा लेस देन इक्वल टू √3 का स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे, लेस देन इक्वल टू है तो पूरा सॉलिड लड्डू होगा। समझ में आ गई बात? तो थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं। पढ़ाने को तो हम लोग बहुत कुछ थोड़ा ऊपर ही पढ़ाते हैं, कम नहीं पढ़ाते, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा देना सही होता है, लेकिन कम पढ़ाना सही नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि एमएमई में कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, ये तो सबको पता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाला है। और हमेशा हमें थोड़ा बेटर के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से क्वेश्चन आ रहा है, तो लगभग जितना क्वेश्चन बनना था वो बना चुके हैं। अब जो भी देंगे वो हाइब्रिड टाइप का क्वेश्चन देंगे, मतलब जैसे जैसे ईयर पास ऑन होता चला जा रहा है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ी बढ़ती चली जा रही है पेपर की। तो इसलिए हमेशा हम लोग थोड़ा आगे के लिए तैयार है, एडवांस तैयारी अपनी करके रखें। तो पढ़ाने को तो हम लोग सब कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन एग्जाम में बस यही आता है, यही चीज जो बनाए ना हमने, अलग अलग जेड पे बनाओ और फिर देखो कि हमारा क्या आता है, और बस उसको 2D में कर दो, यही आता है आपके पेपर में। समझने के लिए तो हम लोग हर चीज समझ रहे हैं, लेकिन पेपर में खाली वही आएगा। एक कोई पेपर का क्वेश्चन हम करा देते हैं, वैसे तो असाइनमेंट और पीपी में आपको मिलेगा,
लेकिन अभी हम फिलहाल एक क्वेश्चन ढूंढते हैं 15 का, इसी साल में पूछा हुआ हो लेवल कर्व का। जैसे एक क्वेश्चन मिल गया मुझे 2017 में मिला है, स्केच द लेवल कर्व्स, sketch the level curves for the following functions at heights specified by k। पहला है fxy is equal to y cube minus x square at k is equal to 0। दूसरा है gxy is equal to y minus ln x at k is equal to 0.2। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे तो खाली सिंगल सिंगल के लिए दिया है, तो बच्चे पार्ट भी तो दो कर दिए ना लेवल कर्व में, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अगर एक ही पार्ट आता तो उसमें के की 2-3 वैल्यू होती, कोई दिक्कत नहीं है, ये अब आपके लिए आसान हो गया। के की वैल्यू मतलब एफ एक्स वाई की वैल्यू है, तो आपको के की जगह पे 0 डाल देना है, यानी वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डाल देना है। तो आपको क्या मिला, वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू क्या मिला, एक्स स्क्वायर 2/3। आप चाहो तो इसको मैक्सिमा मिनिमा से भी ग्राफ बना सकते हो। अब ये MME 1 का क्वेश्चन हो गया, या फिर डायरेक्ट जो चैप्टर 2 में बेसिक ग्राफ से पढ़ा था आप वो भी बना सकते हो। दोनों ही आपको बता देते हैं, मैक्सिमा मिनिमा से बनाते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू 2/3 x टू द पावर 2/3 माइनस 1 कितना हो गया, -1/3, यानी ये हो गया 2/3 x टू द पावर 1/3। अब dy/dx तो कभी 0 होगा ही नहीं, कभी 0 होगा ही नहीं, और d2y/dx2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1/3, यानी कि -2/9 x टू द पावर -1/3 और -1 -4/3, तो दिस इज -2/9 x टू द पावर 4/3। तो दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, तो ये हमेशा कॉनकेव बनेगा। ठीक है, अब देखो जरा, कॉनकेव बनेगा ये तो पता लग गया। अब इधर आ जाओ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ आपको याद है, अभी वेट करते हैं। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इधर और ये इधर। अब आपको पता होगा y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 का ग्राफ, MME 1 में आपने जरूर पढ़ा होगा। ये है ग्राफ हमारा y इज इक्वल टू किसका, बताओ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का, और यहीं पे हम लोग एक लाइन बना देते हैं y इज इक्वल टू एक्स का, और इसका बनाएंगे हम लोग क्या, मिरर इमेज। याद आ गया, कुछ फर्स्ट समय पढ़ा था। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 का। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, अभी भी हम बार बार कहते हैं कि कम से कम चैप्टर 2 तो मेरा फ्री में यूट्यूब पे डला हुआ, वहां देख लो, ये ग्राफ हमेशा काम आता है। MME 1, 2, 3 थर्ड सेमेस्टर में भी काम आएगा, जब आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करोगे वहां भी जरूरत पड़ेगी ग्राफ बनाने की, तभी आप एरिया निकालोगे। तो ग्राफ तो क्लियर होना ही चाहिए। ये बन गया। अब है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2/3 है, या क्या है, 2/3, 2/3 था ना, तो स्क्वायर कर देना है, x टू द पावर 1/3 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने से क्या होगा कि इस शेप में हल्का 19-20 का फर्क आएगा, लेकिन रहेगा यही, और जो नेगेटिव था वो भी बन जाएगा क्या, पॉजिटिव। इसका ग्राफ बनाया हुआ है हमने, कहाँ पे बनाया हुआ है आपको याद होगा, ये कस्प बनता है चैप्टर 5 या 6 में होगा इसका ग्राफ। ठीक है, तो ये देखो, ये हर जगह कॉनकेव है, एवरीवेयर इट इज कॉनकेव, एवरीवेयर इट इज कॉनकेव। तो ये बन गया हमारा शेप। तो ये लेवल का बन गया k इज इक्वल टू 0 के लिए। क्लियर, यहां पर हम नहीं सोच पा रहे थे कि भाई कनकेव भी हो, तो कनकेव में तो ऐसे कुछ ना कुछ मैक्सिमा या मिनिमा बनता है, मैक्सिमा का तो पॉइंट आ ही नहीं रहा, अब कैसे बनेगा कॉनकेव, कंफ्यूजन में आ गए थे।
तब फिर हमने बेसिक कर्व का हेल्प लिया। क्लियर बच्चे? अब इसका दूसरा पार्ट है जी एक्स वाई इक्वल टू वाई माइनस एल एन एक्स। अगर अभी भी किसी बच्चे का ग्राफ का प्रैक्टिस नहीं है तो मेरा सजेशन होगा कि वो चैप्टर 2, चैप्टर 6 और चैप्टर 9 ये 3 चैप्टर देख लें। वैसे ये जब हम MME 1 पढ़ाते तो स्टार्टिंग में ही बोल देते कि 2, 6, 7, 9 ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्राफ के लिए 2, 6 और 9 ये 3 आप देख लें तो इससे क्या होगा कि आपका ग्राफ बिल्कुल कमांड आ जाएगा। नहीं तो टाइम बहुत कम है तो खाली चैप्टर 2 ही देख लो, और चैप्टर 9 का मैक्सिमम मिनिमा कॉनकेव कॉन्वेक्स का तो सबने किया ही होगा। जो भी बच्चे एग्जाम में बैठे होंगे कम से कम इतना पढ़ के तो गए ही होंगे। तो 2 और 9 देख लोगे तो भी काम चल जाएगा। तो जी एक्स वाई इजल टू वाई माइनस एल एन एक्स, और यहाँ पे बोल रहा है के इज इक्वल टू 0.2 लेना है, यानी यहाँ पर आ गया 0.2 इज इक्वल टू वाई माइनस एल एन एक्स, यानी ग्राफ हमारा बन गया y इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस 0.2। तो बेसिक ग्राफ से ही बना लेते हैं, बहुत इजी है ये तो। y इज इक्वल टू एल एन एक्स, बेसिक ग्राफ में हमें पता है कि दिस इज द ग्राफ ऑफ एल एन एक्स, और जब हम बाहर से कुछ ऐड करते हैं एल एन एक्स और प्लस में 0.2 तो ग्राफ में क्या होता है, कैसा शिफ्टिंग दिखता है, जल्दी बताओ। अभी अभी तुरंत आप MME 1 का पेपर दे करके आए हो। अपवर्ड शिफ्टिंग होगा, वर्टिकली अपवर्ड शिफ्ट करेगा पूरा का पूरा ग्राफ। यानी ये चीज जो पहले 1 पे 0 हो रहा था अब 1 पे 0 नहीं होगा, ये पॉइंट जो है वो 0.2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी 1 पे आएगा 1 और 0.2, ठीक है, और ग्राफ थोड़ा पहले से ही मुड़ जाएगा एंड शेप तो वही रहेगा। ये हो गया, समझ में आ गई बात? तो ये हो गया हमारा लेवल कर्व। तो जब दो पार्ट में पूछा तो सिर्फ के की सिंगल सिंगल वैल्यू दी ना, खाली के इज इक्वल टू 0.2 और के इज इक्वल टू 0, ये उनकी मर्जी का वैल्यू होता है। और अगर नहीं दिया होता है तो फिर हम 5 वैल्यू अपनी मर्जी से लेते हैं, -2, -1, 0, 1 और 2। क्लियर बच्चे? और और भी हैं लेवल कर्व में क्वेश्चन, आप असाइनमेंट देखोगे तो आपको समझ में आएगा, तो आप वहां पे देखना। तो लेवल कर्व तो टॉपिक हो गया। अब लेवल कर्व के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जो अब पूरा MME 2 की जान है, वो है पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव थोड़ा सा आज हम स्टार्ट जरूर करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम कल कराएंगे, लेकिन आज स्टार्ट कर देंगे पार्शियल डेरिवेटिव। अच्छा, इसमें से किस किस बच्चों ने जी में मैथ्स लिया हुआ है? जिन्होंने जी में मैथ्स लिया हुआ है उन्होंने कैलकुलस में पढ़ लिया होगा पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट सेम में। किसी ने लिया हुआ है मैथ्स? और जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया वो आज पहली बार इस चीज को पढ़ेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव को। तो जरा देखना, बहुत ही इजी सा चीज बता रहे हैं कि जेड जो है वो है x³ प्लस x² प्लस y⁴ प्लस y3 प्लस x² कुछ भी ले लेते हैं, प्लस x³ y⁴। अब आप समझ ही गए हो, मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी बना दिया, +5 एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है अब जेड के पास दो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x और y दोनों हैं, x और y दोनों हैं, तो हम बारी बारी से दोनों वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। नहीं समझे? पहले हम लोग d लिखते थे ना, d, अब लिखेंगे डेल। प्रॉपरली अगर डेल लिखना हो तब तो ऐसे लिखना चाहिए, डेल, बुक में भी ऐसे सिंबल बनाया हुआ है, लेकिन अगर ये हम लोग बनाने लगे तब तो हो गया, हम लोगों से जो भी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं उनसे इतना सुंदर डेल नहीं बन पाता, फिर स्पीड स्लो हो जाती है। हमें तो फास्ट फास्ट लिखने की आदत है, तो हम लोग सीधा ये बना देते हैं, डेल जेड बाय डेल एक्स, ठीक है। तो ये भी चलता है, ये सारे टीचर को पता है, हर जगह पता है कि ये भी डेल हम लोग यूज कर सकते हैं। तो डेल जेड बाय डेल एक्स, इसको बोलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तब हम y को रखेंगे कांस्टेंट, यानी डेल बाय डेल एक्स लगाएंगे किसके ऊपर, x³ के ऊपर। क्योंकि आज आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसलिए थोड़ा स्लो और थोड़ा आराम आराम से करा रहे हैं, नेक्स्ट क्लास से तो आप फटाफट करने लगोगे। डेल बाय डेल एक्स आप x² का करोगे, डेल बाय डेल y आप y⁴ का करो। एक चीज और, मैंने लेवल कर्व तो आज बहुत
इस तरीके से पढ़ाया है कि आपको बहुत ज़्यादा समझने का टाइम मिले। फिर भी मुझे पता है इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को कहाँ दिक्कत आती है, लेवल कम में बच्चों को दिक्कत आती है क्योंकि खुल करके उतना कुछ पढ़ाया नहीं जाता आपके कोर्स में। लेवल कर्व पूरा पता है, एडवांस कैलकुलस का टॉपिक है जो मैथ्स ऑनर्स में एक पूरा पेपर बनता है इसके ऊपर। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारा वहाँ पे ड्राइंग करना पड़ता है, तब जाकर के उनके दिमाग में घुसता है। आपको थोड़ा सा पढ़ा दिया लेवल कर्व, बस इजी वाला पार्ट। इसको एक्सेप्ट करना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन जब आप पढ़ लोगे 2-3 राउंड ना तो फिर ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, तो एक्सेप्ट भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको मौका दे रहे हैं कि आप लेवल कर्व पढ़ के आओगे। कुछ डाउट आता है कहीं पे तो आप मेरे से पूछोगे। अभी सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है। कुछ और क्वेश्चन करने की कोशिश करना, नहीं होगा तो वो भी पूछ सकते हो। डाउट क्लास अब स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट क्लास से हमारी डाउट क्लास। y⁴ प्लस, अरे मैंने y क्यों लिख दिया यार, अभी तो x वाला चल रहा है ना। del by del x y⁴ प्लस del by del x x² y² प्लस del by del x x⁴ y⁴ प्लस del by del x ऑफ 5। अब ध्यान से सुनना, x के रिस्पेक्ट में करें और यहाँ भी x है तो इसका तो डिफ्रेंसिएशन होगा, दैट विल बी 3x²। फिर वही बात, यहाँ भी x है यहाँ भी x है तो इसका भी होगा 2x। अब देखो यहाँ है y⁴ और यहाँ है x, तो x के लिए तो y एक कांस्टेंट जैसा हो गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, इसलिए यहाँ पे हम लगा देंगे 0। खाली y होगा और x के रिस्पेक्ट में करना है तो वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो x के रिस्पेक्ट में करना है और यहाँ खाली y है तो फिर से 0। अब यहाँ करोगे तो यहाँ तो x है और y मल्टीप्लाइड है, तो मल्टीप्लाई y को आप कुछ 5 मान लो या कुछ भी 7 कांस्टेंट मान लो। अब ये y² आ जाएगा बाहर और खाली x² का होगा। जैसे 5x² का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो 5 बाहर नहीं आ जाता और x² का कर देते, उसी तरीके से y² बाहर आ जाएगा और खाली x² का होगा 2x। अब आप समझ गए हो, y⁴ बाहर आ जाएगा और x³ का हो जाएगा 3x² और 5 का हो जाएगा 0। समझ में आई बात? अब हम लोग सीधा del z by del y करते हैं, तो del z by del y करेंगे। यहाँ पर फिर से फंक्शन को लिख देते हैं, x³ प्लस x² प्लस y⁴ प्लस y³ प्लस x² y² प्लस x³ y⁴ प्लस 5। x³ का क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में 0, इसका भी 0 और 5 का भी 0, क्योंकि कोई y है ही नहीं तो 0। यहाँ भी देयर इज नो y, 0। y⁴ का क्या हो जाएगा, 4y³। y³ का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 3y²। अब यहाँ पर x² बाहर में लिख दिया जाएगा और y² का हो जाएगा 2y। यहाँ पर x³ को अब बाहर लिखा जाएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और 7y⁴ 5 का हो जाएगा 0। ठीक है, इन दोनों को कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। del z by del x and del z by del y are called first order partial derivatives। इनको बस अभी 1 ही मिनट में क्लास खत्म हो रही है हमारी, ज़्यादा हम आज नहीं कराएंगे, ये बस इंट्रो दे रहे हैं। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है zx डैश, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं zy डैश। ठीक है, तो ये भी नोटेशन होता है, z और छोटा सा x सबस्क्रिप्ट नीचे लिख दिया और डैश लगा दिया, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसमें और भी होते हैं, सेकेंड ऑर्डर भी डेरिवेटिव्स होंगे, लेकिन सेकेंड ऑर्डर कराएंगे कल नेक्स्ट क्लास में। और ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कराएंगे। और पार्शियल डेरिवेटिव हमें सीखना ही है बच्चे, उससे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आया तो अब आगे का पूरा चैप्टर 15 भूल जाओ, 16 भूल जाओ, 17 भूल जाओ, सेमेस्टर थर्ड का भी 18 भूल जाओ, फिर आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। और ये इतना मुश्किल नहीं है, आसान है, इसलिए नेक्स्ट क्लास में पक्का 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 सबको आना है और मेरे साथ साथ आपको सीखना है। बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, अपने आप आपको आ जाएगा, क्लास में ही आ जाएगा, होमवर्क में आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्लास में ही आ जाएगा। जब पार्शियल डेरिवेटिव्स आ जाएगा तो फिर हमारा स्टार्ट होगा
टेंजेंट प्लेन्स, पहले टेंजेंट लाइन पढ़ा था, अब टेंजेंट प्लेन होगा पूरा। फिर पार्शियल डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स, तो 2 से 3 क्लास का और चैप्टर 15 रह जाएगा, बस ज़्यादा नहीं रहेगा, 3 क्लासेस लगेंगे और। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव का सेकेंड ऑर्डर। तो आज तो क्लास 3rd था ना, नेक्स्ट क्लास विल बी क्लास 4th, चैप्टर 15। फिर से हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव टॉपिक ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ही स्टार्ट करेंगे। आज कुछ इतना थोड़ी पढ़ाया मैंने, बस थोड़ा सा आपको समझा दिया कि क्या होने वाला है। जैसे एक पिक्चर खत्म होती है तो नेक्स्ट पिक्चर का भी ऐड आ जाता है ना कि अरे इस स्टार का नेक्स्ट मूवी आने वाला है, तो वैसे ही मैंने आपको पार्शियल डेरिवेटिव का बस एक झलकी दिखला दिया। लेकिन नेक्स्ट क्लास में पूरा सीखेंगे कि ये कैसे होता है, करेंगे नहीं, सीखेंगे। लिटरली हर बच्चों को आ जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बस आपको अपना माइंड लेकर के रहना है क्लास में, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है या कुछ डाउट है तो वो बच्चे वेट करेंगे अभी मीटिंग में। ऑफिशियली अब हमारी क्लास यहीं तक होती है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है वो भी बच्चे वेट करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय 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 बाय।